फरवरी 2023 में एक मूवी रिलीज की गई और ये मूवी हाल ही में मैंने भी देखी। और जब मैंने पूरी मूवी देख ली, एंड में जाकर मुझे पता लगा कि ये तो एक एक्चुअल में रियल इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी है। लेकिन मुझे इस इंसिडेंट के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। और जब आप ये पूरा इंसिडेंट देखेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। प्लस इस इंसिडेंट के अंदर एक कैरेक्टर ने कुछ मिनटों के लिए कुछ ऐसा फील किया जो पूरी दुनिया के अंदर ना तो आज तक किसी ने किया, ना ही आगे कभी कोई कर सकता है। बट उससे पहले आप भी एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज फील करके देखिएगा, और वो है लाइक बटन को दबाने का एक्सपीरियंस। सो वो एक्सपीरियंस आप फील करके मुझे बताइए कमेंट्स में आपको कैसा फील हुआ। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के नॉर्दर्न जॉर्जिया में जाना पड़ेगा। और टाइम था 1985 दिसंबर के महीने का, जब एक शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए चाटाहुशी नेशनल पार्क के अंदर अपनी राइफल को अपने कंधे के ऊपर टांग कर इस जंगल के अंदर घूम रहा था। चलते चलते उसको लगभग 2 घंटों से ज्यादा का टाइम बीत चुका था, बट अभी तक उसे कोई भी हिरण मिला ही नहीं। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने वापस मुड़ने का भी प्लान बना लिया था कि अगर वो इतनी दूर तक जाने के बाद उसको अगर कोई हिरण नहीं मिला तो वो यहाँ से वापस चला जाएगा अपने घर, और फिर किसी और दिन आकर यहाँ दोबारा से ट्राई करेगा। थोड़ी और आगे तक चलने के बाद उसको फील हुआ कि आखिर उसे कोई हिरण क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क हिरणों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन उसको कोई भी हिरण नहीं मिल पा रहा। उसका रीजन था कि जैसे वो चलता जा रहा था उसके पैरों से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, नीचे बहुत सारी सूखी पत्तियां पड़ी थी, और जैसे वो उनके ऊपर चलता, नीचे पत्तियों के टूटने की, वो कड़कड़ाने की आवाज हिरणों को ऑब्वियसली दूर भगा रही थी। इसलिए उसने बहुत संभल संभल कर अपने कदम रखे ताकि कोई भी हिरण उसकी पैरों की आवाज से डर के उससे दूर ना भागे और वो उसका शिकार कर सके। धीरे धीरे पैर दबाकर आगे चलने के बाद बेशक अब उसकी पैरों की आवाज कम हो चुकी थी, लेकिन वो प्रॉपरली साइलेंट नहीं हुई थी। फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था किसी तरीके से वो आवाज कम से कम करे और वो किसी हिरण का शिकार कर पाए। बट आगे तक थोड़ी दूर और चलने के बाद उसको इस पूरे जंगली इलाके के बीच में खाली सी जगह दिखाई दी, जिसके अंदर कोई भी पेड़ नहीं खड़ा था। धूप की पूरी रोशनी उसमें ऊपर से आ रही थी, बट उसको एक क्लियरिंग मैटर नहीं कर रही थी। इस क्लियरिंग के बीच में कुछ पड़ा हुआ था ऐसा जो उसको रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। जी हाँ, जैसे उसने इस खाली जमीन को देखा, उसका ध्यान बीच में गया और वो वापस अपनी राइफल को पकड़कर एक पेड़ के पीछे छिप गया, क्योंकि उस पूरी खाली जमीन के बिल्कुल बीच में कोई हिरण नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जंगली भालू लेटा हुआ था। अब ऑब्वियसली एक शिकारी जिसके सामने ऐसे भालू आ जाएगा, उसको डर तो लगेगा अपनी जान का, क्योंकि जंगली भालू किसी भी इंसान की जान लेने में सक्षम होते हैं। बट जनरली अमेरिकन ब्लैक बेयर इंसानों के ऊपर शिकार करने से कतराते हैं। आज तक बहुत ही कम मामले नोटिस किए गए हैं जब सामने से किसी अमेरिकन जंगली भालू ने इंसानों के ऊपर बेवजह शिकार किया हो, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वो शिकारी तुरंत पेड़ के पीछे जा छुपा। अब उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, ये सोच सोचकर कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि अगर उसने आगे की तरफ कदम बढ़ाए तो भी ये भालू उठ जाएगा और उसको उसकी सुगंध भी आ जाएगी, क्योंकि भालू बहुत दूर से सुगंध ले लेते हैं, फील कर लेते हैं कि कोई चीज उनके पास आ रही है या फिर वो कितनी दूर है। लेकिन दिक्कत यहां ये भी थी कि वो शिकारी वहां से मुड़कर वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो वापस जाते जाते या फिर भागते हुए यहां से आवाजें करेगा और इससे वो भालू उठ जाएगा और उसके तरफ वापस भागने लगेगा और उसका शिकार कर लेगा। उसने अपनी राइफल को अपने कंधे से उतारा और जस्ट सामने की तरफ पिन पॉइंट किया, ताकि अगर बेयर किसी तरीके से उसको देख भी ले तो वो कम से कम उसको डरा तो सके। लेकिन उसके मन में ये डर भी था कि जो राइफल उसने पकड़ी हुई है, ये राइफल सिर्फ एक हिरण को मार सकती है, इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो पूरे के पूरे एक भालू की जान ले ले, उसको वहीं पर शांत कर दे। ऑब्वियसली अब उसके माइंड में बहुत सारी चिंताएं चल रही थी, बहुत सारे डर भी थे। वो वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर वो यहां से बहुत तेजी से भागा तो बहुत तेजी से भालू भी उसके पीछे पीछे आएगा, उसको जब कर उसके वहीं पर टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये सारी चीजें उसके माइंड में चली रही थी। बट एक और बहुत ही अजीब सी चीज उसके माइंड में आई, और वो थी आवाजें। जी हाँ, भालू के अंदर से कोई भी आवाजें नहीं आ रही थी। आमतौर पर पूरी दुनिया में कोई भी भालू जब सांसें लेते हैं तो उनकी डीप गर्गलिंग आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। वैसे भी अभी हंटर तो जंगल के अंदर था, यहाँ इतनी ज्यादा शांति कि इसको एक पत्तियों के टूटने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। बट जब से यहाँ पर एक शिकारी बैठा हुआ था, डर के माहौल में इसको एक बार भी भालू के सांस लेने की आवाज नहीं आई। इसलिए उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, अपनी राइफल को दोबारा से पिन पॉइंट किया और उस पेड़ से बाहर निकला। थोड़ी
और आगे जाने लगा। अब आगे जाते जाते ऑब्वियसली उस शिकारी के पैरों से आवाजें भी निकल रही थी पत्तियों के टूटने की, लेकिन उसका डर अब खत्म होता जा रहा था क्योंकि वो समझ चुका था कि ये जो सामने भालू लेटा हुआ है ये भालू मर चुका है। वो शिकारी उस भालू के पास खड़ा होकर बहुत जोर से हंसने लगा, उसके चारों तरफ घूमने लगा, उसको देखने लगा कि एक्चुअल में भालू कैसा दिखता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि भालू का शरीर बहुत ज्यादा फूला हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस भालू की मौत कुछ दिनों पहले हुई होगी। अब उसकी बॉडी सड़ने लगी है और उसी की वजह से इतना ज्यादा फूला हुआ सा लग रहा है। बट इस भालू के माइंड में एक और चीज थी जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, और वो था मौत का कारण। इस भालू के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं। दूसरी बात, यह भालू बहुत ज्यादा यंग, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि इसकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई हो और ये उम्र के साथ इस दुनिया से चल बसा हो। तीसरी बात, इसके आसपास कोई ब्लड स्पॉट्स भी नहीं जिससे ये पता चले कि इस भालू का किसी ने शिकार किया हो। यहाँ पर लेट जाने के बाद लिटरली जस्ट ऐसा लग रहा था कि ये भालू यहाँ पर लेटा होगा और उसके बाद उसके प्राण यहाँ से उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता था? कोई तो रीजन होना चाहिए था इस भालू की मौत का। यहाँ जस्ट उसका पेट फूला हुआ था, पूरा शरीर फूला हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मौत बहुत टाइम पहले हुई हो। लेकिन इसकी मौत का कारण आखिर था क्या? शिकारी ने अपनी राइफल साइड में रखी और उस भालू के चेहरे को उठाकर ऊपर नीचे से देखने लगा। उसने उसके दोनों पैरों को भी पकड़ा, आगे वाले, और उसको दूसरी तरफ धकेल कर नीचे से देखने लगा कि क्या पता नीचे कोई उसके घाव लगा हुआ हो या फिर किसी शिकारी ने इसको यहाँ पर गोली वगैरह मार दी हो अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उसका पूरा शरीर कई क्विंटलों वजनी, उसका पूरा शरीर इधर उधर डोलने के बाद भी उस शिकारी को एक भी घाव यहाँ दिखाई नहीं दिया। ऑब्वियसली यहाँ उस शिकारी को भी टेंशन हुई कि आखिर इस भालू के साथ क्या हुआ होगा या फिर इसकी रैंडम मौत आखिर कैसे हुई। एक आखिरी बार उस शिकारी ने भालू को चारों तरफ से देखा, उसने अपनी साइड में रखी हुई राइफल वापस अपने कंधे पर टांगी और वहां से वापस अपने उसी रास्ते को फॉलो करते हुए तुरंत उस जंगल से भागा, सीधा अपने ट्रक के पास गया जहां उसने नीचे वो खड़ा किया हुआ था। उस ट्रक को चलाकर वो सीधा अपने घर जा चुका था। बट घर जाते उसके माइंड में वापस से वो सब चलने लगा कि आखिर उस भालू के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसके माइंड में नहीं थी, ना ही उसको उस भालू के शरीर पर दिख रही थी। बट एक्चुअल में इस पूरे इंसिडेंट के पीछे एक बहुत अजीब सी एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में मौजूद थी, और वो समझने के लिए हमें तकरीबन 3 महीने पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 10 सितंबर 1985 की रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास, जब 2 पायलट्स अपना 6 सीटों वाला छोटा सा सेस्ना जहाज इस नॉर्दर्न जॉर्जिया के जंगलों के ऊपर से उड़ान भरते हुए आगे टेनेसी की तरफ जा रहे थे। उस रात उड़ान भरते हुए अंदर बैठे दोनों पायलट्स ने अपने रेडियो की बीप बीप सुनी, और जैसे उन्होंने अपने रेडियो को उठाया, उसके बटन को दबाया वो सुनने के लिए कि आखिर इनके पास क्या मैसेज आया है, उसके अंदर एक्चुअल में एक ऐसा मैसेज था जो असल में इन दोनों के लिए बनाया ही नहीं गया था। जी हाँ, जैसे उन्होंने वो बटन दबाया रेडियो वाला, उस रेडियो ने बोलना शुरू किया। उसके अंदर मैसेज था कि हमें ये जो नॉर्दर्न जॉर्जिया के ऊपर ये प्लेन उड़ रहा है, छोटा सा सेस्ना जहाज उड़ रहा है, इसको ही फॉलो करना है। और जैसे ही इस प्लेन के मेन पायलट ने मैसेज सुना, उसने तुरंत अपने रेडियो को रखा। असल में जो मैसेज अभी इनके पास आया था, ये मैसेज तभी इनके पास आ सकता था जब कोई बहुत ही क्लोजली इनको फॉलो कर रहा हो और वो मैसेज किसी और को भेजना चाह रहा हो, बट इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट किया जा चुका हो। ये मैसेज ना सिर्फ रिसीवर के पास बल्कि आसपास मौजूद और भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज उस मैसेज को कैच कर ले और सभी के पास डिलीवर कर दे। अब आप बस सोच कर देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप जब ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो आपके आसपास जितने भी ब्लूटूथ और ऑन होंगे वो सभी के सभी आपके मोबाइल की स्क्रीन के अंदर शो होने लग जाएंगे। ऐसा ही बिल्कुल कुछ यहां भी था। एक दूसरा प्लेन इस प्लेन के पीछे उड़ रहा था और वो मैसेज नीचे कहीं भेज रहा था, बट सामने उड़ रहे इस 2 पायलट वाले छोटे से सेस्ना जहाज ने भी उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर लिया और वो मैसेज इन दोनों पायलट के कानों में पहुंच चुका था कि हमें इस छोटे से ही 6 सीटर सेस्ना जहाज को फॉलो करना है। अब आमतौर पर जब भी ऐसा काम होता है तो प्लेन का पायलट जिसने वो मैसेज भेजा है उस प्लेन के पायलट से बात कर सकता है उसी रेडियो के द्वारा कि आखिर तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। और इस प्लेन का को पायलट वो भी यही करना चाह रहा था। उसने अपना रेडियो उठाया और वो बटन दबाकर अब मैसेज भेजने ही वाला था कि इस प्लेन के मेन पायलट ने उसके हाथ से वो रेडियो छीना और दोबारा से सामने टंगी हुई अपनी स्क्रीन के ऊपर उस रेडियो को वापस रख दिया और कहने लगा कि एक्चुअल में मुझे पता है कि ये लोग हमें फॉलो क्यों कर रहे हैं और हमें इनसे जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सभी लोग पूरे तरीके से हमारे पीछे पड़ चुके हैं और इनसे बचने के लिए हमें जल्दी ही इस प्लेन से कूदना पड़ेगा। सोचकर देखिए वो उस को पायलट को क्या कह रहा था, जबकि पूछने की बजाय कि आखिर क्या बीमारी है, तुम लोग हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। और इससे पहले कि वो को पायलट उस मेन पायलट से पूछ पाता कि आखिर हमें इस प्लेन से क्यों कूदना है, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई, हमारा प्लेन एकदम सही ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई भी अगर दिक्कत है तो हम दूसरे पायलट से बात करके वही मैटर सुलझा सकते हैं। बट उस मेन पायलट ने एक भी नहीं सुनी। उसने जस्ट वो ऑटो पायलट वाला मोड ऑन किया। ऑटो पायलट आपको पता होगा जिसके अंदर प्लेन अपने आप उड़ता रहेगा एक कांस्टेंट एल्टीट्यूड पर कांस्टेंट स्पीड के साथ, जब तक कि या तो उस
उस प्लेन का फ्यूल ना खत्म हो जाए या फिर वो पायलट दोबारा से आकर उस ऑटो पायलट को ऑफ ना कर दे, तब तक वो जहाज ऐसे ही उड़ता रहेगा। अगर फ्यूल खत्म हो गया तो ऑब्वियसली वो जहाज अपने आप नीचे आकर कहीं ना कहीं क्रैश कर जाएगा। खैर, उसने अपने इस जहाज को ऑटो पायलट मोड पर सेट किया, अपनी कुर्सी से उठा, पीछे कैबिन में आया। कैबिन में आकर उसने अपने को पायलट को भी आवाज लगाई कि फटाफट तुम भी वहां से उठकर मेरे पास आओ। और बहुत सारे पैराशूट जो उस पीछे कैबिन में रखे हुए थे, उसने उनमें से एक पैराशूट को पहनना शुरू कर दिया। को पायलट बेचारे ने, उसने कभी पैराशूट पहना ही नहीं, उसको पता ही नहीं था कि आखिर इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। खैर, उस मेन पायलट ने अपना एक और पैराशूट उठाकर उस को पायलट को दिया और कहा कि जैसे जैसे मैं इसको बांध रहा हूं, तुम भी मुझे देखकर वैसे वैसे बांध लो इसे। उस को पायलट ने भी उस पैराशूट को बांधना शुरू किया। दोनों अब अपने काम में लग चुके थे। इसके अलावा वहां और भी छोटे छोटे काफी सारे पैराशूट्स रखे हुए थे। इन पैराशूट के बराबर में ही काफी सारे सूटकेसेस भी रखे हुए थे। और इस मेन पायलट ने जैसे अपना पूरा का पूरा पैराशूट बांधा, उसके बाद एक एक करके इन सूटकेसेस के ऊपर भी पैराशूट बांधना शुरू कर दिया। एक एक करके जैसे जैसे सभी पैराशूट्स बंध गए उन सूटकेसेस के ऊपर, एक एक करके सभी के सभी सूटकेसेस को उसने इस प्लेन से नीचे धक्का देना शुरू कर दिया। अब लगभग सभी के सभी वो सूटकेसेस, वो अटैची इस प्लेन से धक्का देकर नीचे की तरफ गिराए जा चुके थे। उनके ऊपर पैराशूट्स बंधे हुए थे। अब ऑब्वियसली वो धीरे धीरे नीचे अपने आप लैंड कर जाएंगे। इसके अलावा वो को पायलट बेचारा, जिसको अभी तक ठीक से बांधना ही नहीं आया, वो किस तरीके से बांधते हैं, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे अटकाया। अभी वो अपनी इन सभी स्ट्रैप्स को चेक कर ही रहा था कि ठीक से बंधे या नहीं बंधे। इतने में ही उस मेन पायलट ने बेचारे को पायलट को नीचे की तरफ धक्का दे दिया और उसको धक्का देते ही वो खुद भी नीचे जाकर कूद चुका था इस जहाज से। ये जहाज अब ऑटो पायलट मोड पर था। अपने आप ये जहाज अब आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस पूरे इंसिडेंट के तकरीबन 5 घंटे बाद, यानी कि 11 सितंबर की सुबह हो चुकी थी। सुबह के तकरीबन 5 बजे के आसपास नॉक्सविले टेनेसी के अंदर रहने वाले 85 साल के फ्रेड मायर्स नाम के व्यक्ति, जो सुबह सुबह जल्दी उठने की उनकी डेली की रूटीन, सुबह सुबह उठकर उनका सबसे पहला काम यही होता था अपना मुंह धोकर सीधा बाहर वॉकिंग के लिए निकल जाना। बट अब क्योंकि सुबह सुबह वो जल्दी उस दिन भी उठ चुके थे, लेकिन उन्होंने शीशे के अंदर मुंह धोते हुए देखा कि उनकी दाढ़ी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, क्यों ना इसको शेव कर लिया जाए। इसलिए उन्होंने अपने शेव का सारा किट उठाई और उस किट के ऊपर वही क्रीम वगैरह लगाकर अपने मुंह पर सीधा वो उस तरह वगैरह लेकर, रेजर लेकर अपने मुंह पर वो रेजर फेरते हुए बाथरूम की दीवार पर लगी हुई वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे। अभी भी ऑब्वियसली 5:30 बजे हैं सुबह सुबह के, काफी ज्यादा अंधेरा था उस टाइम पर, लेकिन उनको फिर भी बाहर हल्का हल्का कुछ दिखाई दे रहा था। खैर, उन्होंने जैसे अपनी शेविंग वगैरह पूरी करी, अभी उन्होंने मुंह ठीक से धोया भी नहीं था, लेकिन तभी थोड़ा सा और उजाला हो चुका था और अब उनको उनके घर के बाहर जो भी चीज पड़ी थी उस चीज का क्लियर व्यू मिल रहा था। सो जैसे उन्होंने उस खिड़की से अपने घर के बाहर ड्राइववे के अंदर वो चीज पड़ी हुई देखी, उन्होंने अपने मुंह को वहीं छोड़ा। वो तुरंत भागकर अपने मेन गेट पर गए, उसका ताला खोला, क्योंकि वो अंदर से ताला लगाकर सो रहे थे। उसका ताला खोला, ताला खोलकर वो बाहर की तरफ गए। अब जाकर उस चीज को इंस्पेक्ट करने लगे जो कि उनके घर के बाहर पड़ी हुई थी। असल में फ्रेड मायर जो अभी अपने सामने देख रहे थे, ये कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पैराशूट था जो उनके घर के बाहर इस ड्राइववे के अंदर आकर, इस गार्डन के अंदर आकर पड़ा हुआ था। और ना सिर्फ यहाँ पे एक पैराशूट था खुला हुआ, बल्कि इस पैराशूट के ऊपर एक लाश भी पड़ी थी। और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उस ऊपर उड़ रहे जहाज के मेन पायलट की थी, जिसने वो सारा प्लान बनाया था, जिसने को पायलट को भी कुदाया था, जिसने वो सारे लगेज के ऊपर पैराशूट बांध कर नीचे गिराया था और खुद भी कूदा था पैराशूट बांधकर। बट शॉकिंगली मेन पायलट ही अब सामने डेड पड़ा हुआ था इस पैराशूट के ऊपर। ऑब्वियसली देखते ही लग रहा था कि इस जहाज के मेन पायलट ने जब नीचे छलांग लगाई होगी तब उसने अपना मेन पैराशूट को खोलने की कोशिश करी होगी, बट उसका मेन पैराशूट किसी कारणों की वजह से खुला ही नहीं। जिसके बाद उसने वो रिजर्व पैराशूट, क्योंकि एक बैग के अंदर 2 पैराशूट होते हैं, एक मेन पैराशूट, अगर वो ना खुले तो इमरजेंसी के अंदर वो रिजर्व पैराशूट खोला जाता है ताकि अपनी जान बचाई जा सके। बट जिस टाइम तक उसने मेन पैराशूट ना खुलने के बाद उस रिजर्व पैराशूट को खोलने की ट्राई की होगी, उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा नीचाई तक आ चुके थे और नीचे इससे पहले कि उनका पूरा का पूरा वो रिजर्व पैराशूट खुल पाता, उससे पहले ही वो लैंड हो गए और उनके ऊपर उनका वो पूरा का पूरा रिजर्व पैराशूट भी नीचे आ गिरा। अब ऑब्वियसली तकरीबन 20,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरते ही उस मेन पायलट की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पूरे के पूरे ड्राइववे के अंदर, पूरे के पूरे गार्डन के अंदर खून ही खून फैला हुआ था, उसके छींटे दूर दूर तक गए हुए थे। खैर, ये चीज देखते ही वो आदमी बहुत ज्यादा डर गया। वो तुरंत अपने घर के अंदर गया, अपने लैंडलाइन से पास ही के पुलिस स्टेशन में कॉल किया। अब पुलिस यहाँ पर आकर देख रही थी कि आखिर ये चीज क्या बीमारी है। पुलिस वालों ने पैराशूट को उठा कर देखना शुरू किया। उनको पहले लग रहा था कि हो सकता है ये कोई स्काई डाइवर हो जो रात के टाइम पर स्काई डाइविंग कर रहा होगा, लेकिन उसका मेन टाइम पर पैराशूट खुला ही नहीं और वो नीचे आकर
इस तरीके से यहाँ क्रैश लैंडिंग कर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बट जैसे ही पुलिस वालों ने उसकी लाश से उसके शर्ट को खोलने की कोशिश करी, उस शर्ट के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट उसने पहनी हुई थी। इसके अलावा उसने बहुत सारे गार्ड्स वगैरह, जो कि नी गार्ड, एल्बो गार्ड, ये सब गार्ड्स वगैरह पहने हुए थे। इसके अलावा उसने नाइट विजन गॉगल्स भी पहने हुए थे, जिसको देखकर लग रहा था कि ये तो कोई सैनिक है और ये सैनिक ऊपर से नीचे क्रैश लैंड हो गया। अब इस चीज को देखकर वहां खड़े हुए सभी लोग मान चुके थे कि ये कोई सोल्जर है, ये कोई सैनिक है जिसके साथ ये हादसा हो गया। लेकिन सभी के माइंड में बस एक ही कंफ्यूजन थी और वो थे इस सैनिक के जूते। इस सैनिक ने अपने सेना वाले जूते ना पहनकर बल्कि उस टाइम के मॉडर्न लॉफर शूज डाले हुए थे। अब ये चीज ऑब्वियसली सभी को बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी कि अगर ये सैनिक है और ये कोई अपने मिशन के ऊपर था या फिर कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा था नीचे स्काई डाइविंग की, तो ये लॉफर शूज को पहनकर ऐसा क्यों करेगा। ये चीज सभी को बहुत ज्यादा अजीब लगी। पुलिस वाले और वहां खड़े हुए सभी लोग बस यही जानना चाह रहे थे कि आखिर ये आदमी है कौन और इसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। और ये चीज लिटरली जानने के लिए पुलिस वालों को भी बहुत लंबा टाइम लगने वाला था। जी हाँ, तकरीबन 2 महीनों के आसपास 2 महीने बीत चुके थे। नवंबर 1985 का एंड आ चुका था। रफली 2 हफ्ते पहले का टाइम, जब उस शिकारी को वो मरा हुआ भालू मिला था उस जंगली इलाके के बीच में, उससे तकरीबन 2 हफ्ते पहले, नवंबर के एंड में उस दिन वो भालू अपनी डेली रूटीन की तरह उस जंगल में ही इधर उधर कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। बट ढूंढते ढूंढते ही इधर उधर घूमते घूमते उसको एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आई होगी और वो स्मेल का पीछा करते करते इस इलाके में पहुंचा जहां पर ये एक सूटकेस, बहुत ही अजीब सा सूटकेस वहां बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ था और उसके साथ एक पैराशूट भी बंधा था। जी हाँ, ये कोई और सूटकेस नहीं बल्कि वही सूटकेस था जो तकरीबन 2 महीने पहले ऊपर से फेंका गया था उस सेसना जहाज से नीचे की तरफ और ये इस जंगली इलाके के अंदर लैंड हुआ था। उस भालू ने उस बैग के पास आकर इसको चारों तरफ से सूंघना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियसली भालू इस बैग के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसको लग रहा था कि इस बैग के अंदर कुछ ना कुछ खाने का जरूर है, जिसकी स्मेल उसको बहुत दूर से आ रही थी। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ से देखकर उसको अपने मुंह में लिया होगा, इसको आगे पीछे धकेला होगा, अपने पंजों से उस बैग को चीरा फाड़ा होगा और जल्दी ही इमीडिएटली उसके पंजे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, उसके नाखून बहुत ज्यादा शार्प थे, उस बैग को उसने तुरंत फाड़ दिया होगा। और जैसे उस भालू ने वो बैग फाड़ा होगा, उसके अंदर का सामान जो भी उसके अंदर भरा था वो बाहर आ गया था। अब जैसे ही वो सामान बाहर आया, उस भालू ने उस सामान को सूंघना शुरू किया और इमीडिएटली उस भालू ने सामान को खाना भी शुरू कर दिया और पूरा का पूरा बैग फाड़ कर उसके अंदर जितना भी वो सामान भरा था वो सारा का सारा सामान वो भालू धीरे धीरे करके घप कर चुका था। लिटरली जिस टाइम पर भालू ने सारी चीज खाकर निपटाई होगी, उस टाइम पर, उस मोमेंट से लेकर आने वाले तकरीबन 3 से 4 मिनटों तक इस भालू ने वो चीज फील करी जो इस दुनिया में ना ही आज तक किसी इंसान ने, ना ही किसी जानवर ने फील की है और ना ही कोई भी आगे कोई फील कर सकता है। जी हाँ, जैसे ही उसने वो सारा सामान खाया, उसके बाद उसने जंगल के अंदर ऐसे भागना शुरू किया होगा, इधर उधर भागते हुए अपनी पूरी टॉप स्पीड पर अपना पूरा जोर लगाकर इधर उधर भागते हुए वो सीधा आकर 3-4 मिनटों बाद उस क्लियरिंग में जहां पर वो शिकारी को मिला था, उस क्लियरिंग के अंदर पड़ा हुआ, जस्ट वहां पर आकर रुका होगा और रुकते ही जस्ट उसके पूरे के पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद मौके पर ही उस भालू ने दम तोड़ दिया होगा। और इसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद वो शिकारी अपना शिकार ढूंढते ढूंढते इस चैटाहूशी नेशनल पार्क के इस जंगली इलाके में आया। उसको सामने उस क्लियरिंग के अंदर वो भालू मृत पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने भालू को इन्वेस्टिगेट किया, उसको बहुत ज्यादा अजीब लगा कि भालू आखिर मरा कैसे। खैर, वो वापस अपने घर गया और जाकर सोचने लगा कि आखिर उस भालू के साथ क्या हुआ होगा। और इससे अगले दिन वो शिकारी अपने दोस्त से जाकर मिला और उस दोस्त को बताया कि ऐसे ऐसे उसको एक भालू वहां पर बहुत ही अजीब रूप से मरा हुआ दिखाई दिया। उसके पास एक बैग भी पड़ा हुआ था और वो बैग चारों तरफ से फटा हुआ था। अब ये चीज जैसे उसके दोस्त ने सुनी, उसका दोस्त तुरंत ही उससे बात करने लगा कि एक्चुअल में मुझे पूरी डिटेल बताओ कि आखिर तुमने वहां क्या क्या देखा। अब आगे का पूरा इंसिडेंट समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। 3 महीने बीत चुके थे उस लाश को मिले हुए, जो कि वो उस पायलट की लाश मिली थी नीचे उस 85 साल के फ्रेड मायर के घर के बाहर वो शेव करते करते। खैर, उस लाश के बारे में पुलिस वालों ने पता लगाना शुरू किया और जल्दी ही पुलिस वालों को यह भी पता लग गया कि ये आदमी कोई और नहीं है, मरने वाला पायलट कोई और नहीं बल्कि 40 साल का एंड्रयू थॉर्टन है, जिसने 20-21 साल की उम्र में यूएस आर्मी को भी ज्वाइन किया था। बट आर्मी से रिटायर होने के बाद और कोई काम धंधा ना मिलने की वजह से उसने गलत कामों के अंदर पैर रख दिया और अब एंड्रयू थॉर्टन 40 साल की उम्र में फुल टाइम स्मगलर बन चुका था इलीगल सब्सटेंसेस का। इसके आगे की जांच करते हुए पुलिस वालों को यह
ये भी पता लग गया कि आखिर उस जहाज के साथ क्या हुआ था जिसके अंदर से उन्होंने ये जंप लगाई थी, और उस जहाज का मलबा जो कि आगे नॉर्थ कैरोलिना के अंदर क्रैश किया हुआ मिला। उस जहाज के जब सीरियल नंबर को पढ़ा गया, उस सीरियल नंबर से पता चल गया कि इसका मालिक कौन है, जो कि ऑब्वियसली एंड्रयू थॉर्टन खुद ही था। और एंड्रयू थॉर्टन के बारे में जब पता करते हुए पुलिस वालों की जांच में सामने आया कि एंड्रयू थॉर्टन इससे जंप करने वाला अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक को पायलट और था। पुलिस वालों ने इस को पायलट को भी ट्रेस किया, उससे जाके पूछने लगे और उसने ही एक्चुअल में पूरी की पूरी स्टोरी बताई कि आखिर उस रात क्या हुआ था। उसने तो बताया कि जनाब मैं तो खुद विक्टिम हूं, ये बाबूजी मुझे आकर बोला कि चला जाओ घूमने चलते हैं, और मेरा भी मन था घूमने का। मैं उसके साथ उसके जहाज में बैठ गया, उसी सेसना में बैठ गया, और इस सेसना को उड़ाते उड़ाते हम आगे नॉर्थ टेनेसी की तरफ जाने वाले थे। बट इससे पहले कि हम वहां पहुंच पाते, हमें एक बहुत ही अजीब सा मैसेज सुनाई दिया। अब बजाय उस मैसेज का रिप्लाई करके पूछने के कि आखिर क्या बीमारी है, तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो, इसने जस्ट मुझे भी उठाया, खुद भी उठा, और इसके पास बहुत सारे सूटकेसेस वगैरह थे। उन सूटकेसेस के ऊपर भी इसने सारे के सारे वो पैराशूट्स लगाए, खुद भी पैराशूट पहना, मुझे भी पैराशूट पहनाया, और दोनों के दोनों हम नीचे जंप कर चुके थे। किस्मत से, लिटरली किस्मत से जनाब, मैं तो पहली बार उस पैराशूट को पहनकर नीचे की तरफ कूदा था, और मैंने टाइम रहते उसकी रस्सी खींच दी, और मैं धीरे धीरे नीचे लैंड कर भी गया, और मैं बच गया। और बाद में मुझे पता चला कि वो मेरा दोस्त यानी कि एंड्रयू थॉर्टन वो नहीं बच पाया, उसका पैराशूट टाइम पर खुला ही नहीं। पता नहीं अगर वो पैराशूट मैंने पहना होता तो मेरे साथ क्या होता। खैर ये तो किस्मत की बात थी, वो मर गया, मैं बच गया। अब आगे आप बताइए मुझे क्या करना है। पुलिस वालों ने उसको पायलट से पूछा कि क्या तुम हमें उस जगह के बारे में बता सकते हो कि जहां तुम लैंड किए थे, इसके अलावा तुम वो भी जगह हमें बताओ जहां से तुमने छलांग लगाई होगी, क्योंकि तुमको अपनी स्क्रीन के ऊपर अपनी लोकेशन तो दिख ही रही होगी जहां से तुमने छलांग लगाई थी। और इसके अलावा तुम हमें वो भी बताओ कि तुमने कितने सारे डफल बैग्स, कितने सारे वो सूटकेसेस जिनके ऊपर पैराशूट लगा लगाकर नीचे की तरफ गिराए थे, क्योंकि हमें वो चीज रिकवर भी करनी है। खैर उसको पायलट ने सारी लोकेशंस बताई, और मेजॉरिटी ऑफ द सूटकेसेस पुलिस वालों ने रिकवर कर भी लिए। बट कुछ एक थे, नाम मात्र कुछ एक थे, जो अभी भी गायब थे। अब ये सारी चीजें पूरे के पूरे इलाके के अंदर फैल चुकी थी, सिर्फ उस शिकारी को नहीं पता था कि आखिर यहाँ ये सब कुछ हुआ है, जिस शिकारी ने उस भालू को वहां मरे हुए देखा था। खैर जैसे ही उसने अगले दिन जाकर अपने दोस्त को बताया कि उसको वहां पर एक सूटकेस भी फटा हुआ दिखा था, इसके अलावा पास में एक वो भालू भी मरा हुआ दिखा, जिसको देखकर उसको बहुत ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। वो भालू मरा तो मरा कैसे। जैसे ये बातें उसके दोस्त ने सुनी, उसका दोस्त तुरंत वहां से भागते हुए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में गया, वहां जाकर बताया कि सब कुछ वहां पर हुआ है, और उसके दोस्त को एक सूटकेस वहीं साइड में पड़ा हुआ दिखाई भी दिया। पुलिस वाले अपनी गाड़ी लेकर चाँव चाँव करते हुए सीधा चाटाहुची नेशनल पार्क के उस क्लियरिंग में पहुंचे। उस हंटर को साथ में लेकर उस हंटर ने आगे जाकर वो रास्ता दिखाया जहां से वो होते हुए उस क्लियरिंग तक गया था। उस क्लियरिंग पर पहुंचकर पुलिस वालों ने उस डेड बियर की बॉडी को देखा, और साथ में उस हंटर ने वो बैग भी दिखाया जो कि उससे थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ था, जो कि साफ वहां उस क्लियरिंग में खड़े होकर दिख रहा था कि वो बैग पड़ा हुआ है, उसके साथ एक पैराशूट भी बंधा हुआ था। खैर पुलिस वालों ने जाकर उस बैग को संभाला, लेकिन वो बैग चारों तरफ से फटा हुआ था, और उसके अंदर जो भी चीज थी ऑब्वियसली वो भालू वो सारी चीज खा चुका था। सो अभी तक आप ऑब्वियसली समझ चुके होंगे कि उन बैग्स के अंदर क्या था। जी हाँ, कोकेन। ये एंड्रयू थॉर्टन कुछ और नहीं बल्कि एक ड्रग्स का स्मगलर था, और उस रात ये अपने साथ अपना पूरा का पूरा कंसाइनमेंट लेकर ये वहां से होते हुए आगे नॉर्थ टेनेसी की तरफ जा रहा था, और उसको सारी चीजें वहीं पर डिलीवर करनी थी। बट इससे पहले कि वहां पर पहुंच पाता, किसी ने नीचे पुलिस वालों को मुखबरी दे दी कि एंड्रयू थॉर्टन अपने प्लेन के अंदर बैठकर अपना पूरा सामान लेकर क्विंटलों के हिसाब से वो कोकेन लेकर ऊपर से उड़ते हुए नॉर्थ टेनेसी की तरफ जा रहा है, और आप उसको इंटरसेप्ट कर लीजिए। जैसे ही पुलिस वालों को टिप मिली, पुलिस वालों ने अपने सभी के सभी हेलीकॉप्टर्स को आदेश दे दिया कि तुम उस सेसना का पीछा करो, और जहां भी मिले इसको रोकने की कोशिश करो, और ये सारा का सारा कंसाइनमेंट जो इसके अंदर लेकर घूम रहा है वो ये जब्त करो। इसके अलावा एंड्रयू को भी गिरफ्तार करो। लेकिन ये मैसेज गलती से, लिटरली गलती से, वो फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा उस सेसना के अंदर भी जा बजी, उसके रेडियो में जा बजी। और जैसे ही एंड्रयू ने सारी चीजें सुनी, एंड्रयू को समझ आ चुका था कि पुलिस वाले उसके पीछे पड़ चुके हैं। अब ऑब्वियसली वो पकड़ा जाएगा, और इससे पहले कि वो पकड़ा जाए, क्यों ना वो अपना सामान को ठिकाने पर लगा दे। और इसका प्लान बस ये था कि वो सामान को इधर ही ठिकाने पर लगा दे जहां पर वो है, जंगल में जाकर गिरेगा। बाद में वो अपने सामान को ढूंढ लेगा, क्योंकि इसकी कीमत करोड़ों अरबों रुपए में थी, क्योंकि वो जहाज के अंदर कई क्विंटल कोकेन लेकर जा रहा था। अब ऑब्वियसली कोकेन कोई सस्ती तो है नहीं, करोड़ों अरबों रुपए का वो सामान था, और उस सारे सामान को पैराशूट से नीचे गिराकर उसका प्लान था कि वो भी खुद यहां से जंप कर
कर जाएगा। पुलिस वाले इस सेसना जहाज का पीछा करते रहेंगे, जहाज कहीं ना कहीं आगे जाकर अपने आप क्रैश कर जाएगा और पुलिस वालों को लगेगा कि सामान के साथ एंड्रयू भी मर गया है और पुलिस वाले उसकी तलाश बंद कर देंगे। और जैसे ही ये तलाश बंद होगी, एंड्रयू खुद तो नीचे लैंड कर जाएगा, उसका प्लान था ये सारा कुछ, एंड्रयू नीचे लैंड कर जाएगा और बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो वो सारा सामान अपना वापस उठाकर यहाँ से वापस उसको ठिकाने लगा देगा। बट दिक्कत यहाँ सिर्फ ये हुई कि एंड्रयू का वो पैराशूट टाइम पर खुला ही नहीं और वो सीधा जाकर उस बेचारे 85 साल के फ्रेड मायर्स के घर के आंगन में जाकर लैंड हुआ, वो भी बिना पैराशूट के। 20,000 फुट की ऊंचाई से सीधा कूदते हुए वो नीचे आकर गिरा और नीचे गिरते ही इंस्टेंटली उसकी मौत हो गई थी। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये बैग जो भालू को मिला था उस टाइम पर, उसकी सुगंध आ रही थी उस भालू को, और वो सूंघते सूंघते जैसे इस बैग के पास आया, इस बैग के अंदर दर्जनों किलो कोकेन भरी हुई थी। और जैसे ही बेचारे, उस भालू को तो पता नहीं था कि इसका क्या करना है, उसने जस्ट अपने पंजे से उस बैग को फाड़ना शुरू कर दिया और उसको फाड़ कर बेचारा वो भालू दर्जनों किलो कोकेन अपने अंदर खा गया एक ही बार में। और जैसे ही वो खाया होगा उसने, ऑब्वियसली ये भालू उस टाइम पर, उस मोमेंट पर इस दुनिया का सबसे ज्यादा एनर्जेटिक जीव होगा। उसने अपने पूरा जोर लगाकर इधर उधर भागना शुरू किया, इधर उधर पेड़ों के अंदर भी टक्करें खाई और एंड में आकर इस क्लियरिंग के अंदर आकर वो रुका होगा और रुकते ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में उसने नशे किए थे। वैसे मुझे पता नहीं है, बट इस माल का 1 ग्राम 2 ग्राम भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। बट यहाँ तो बेचारे भालू ने दर्जनों किलो कोकेन खा ली थी। अब आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि बेचारे उस भालू के साथ उस टाइम पर क्या हुआ होगा। पुलिस वालों को ऑब्वियसली पता लगाना था कि इस बैग के अंदर जो भी कोकेन थी, क्या वो सच में उस भालू ने खाई है। अब इस चीज का पता लगाने के लिए पुलिस वालों ने उस भालू की डेड बॉडी को अपने साथ लिया, सीधा ऑटोप्सी करवाने के लिए पास ही के हॉस्पिटल में लेकर आए। अब डॉक्टर्स ने भालू की डेड बॉडी के साथ चीरफाड़ करनी शुरू करी, उसका पता लगाने के लिए कि आखिर इस भालू की मौत कैसे हुई। और बदकिस्मती से जैसे ही इस भालू के पेट को चीरा गया देखने के लिए कि उसके पेट के अंदर क्या क्या है, उसके पूरे पेट के अंदर कोकेन भरी हुई थी। पूरा का पूरा पेट लिटरली पैक्ड था कोकेन से। इतने कोकेन किसी की भी जान, मैं कहूं दर्जनों लोगों की जान लेने के लिए काफी ज्यादा थी। इस पॉइंट पर वो मिस्ट्री सोल्व हुई कि आखिर वो भालू कैसे मरा। जी हाँ, भालू के मरने का कारण था बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाना कोकेन की। अब वैसे तो आमतौर पर ऐसा अगर इंसिडेंट किसी भी जानवर के साथ हो जाए तो उसका बाद में अंतिम संस्कार किया जाता है, बट अब क्योंकि एक बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस था, एक एक्सीडेंट था, इसको याद करने के लिए डॉक्टर्स ने उस डेड बॉडी को, उस भालू की डेड बॉडी को प्रिजर्व किया और चाटाहुशनी नेशनल पार्क के ही म्यूजियम को गिफ्ट दे दिया कि आप इसको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ये एक एंटीक बनेगा। आगे जाकर जब लोग इसके बारे में जानेंगे तो इसको देखने के लिए आएंगे। जैसे ही चाटाहुशनी नेशनल पार्क वालों ने उस बेयर की बॉडी को अपने पास लाकर रखा, वो वहां से चोरी हो चुका था और आने वाले अगले 2 दशकों तक ये बेयर बेचारा आगे बिकता रहा। ये कई बार तो पॉन शॉप के अंदर बिकने के लिए भी आया और पॉन शॉप वालों ने खरीद भी लिया, आगे फिर बेचा, वहां से भी चोरी हो गया। आज इस भालू की वही डेड बॉडी केंटकी के एक फन मॉल के अंदर डिस्प्ले के अंदर लगा रखी है और इसकी बहुत ज्यादा सुरक्षा भी की जाती है। इस डिस्प्ले में इस भालू का नाम कोकेन बियर रखा गया है। सो इस पूरे इंसिडेंट को दशकों तक लोग भूल चुके थे। आने वाले टाइम तक लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। लोग इसको देखने तो आते थे, इस कोकेन बियर को, उस फन मॉल के अंदर, बट उनको पता ही नहीं होता था कि आखिर इसकी स्टोरी क्या है। बट फरवरी 2023 में इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर एक मूवी भी आई और जब मैंने मूवी देखी तो मुझे लगा कि ये तो जस्ट एक फिक्शनल मूवी है, ये तो रियलिटी हो ही नहीं सकती। बट जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये एक्चुअल में हुआ था और इस मूवी का नाम भी कुछ और नहीं बल्कि कोकेन बियर ही है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। खैर, आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, या फिर अगर आपको इसके बारे में कुछ और पता है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर मैंने इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई कुछ फोटोज मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर अपलोड कर रखी हैं पहले से ही, सो आप वहां जाकर वो फोटोज देख सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट वेंजर्स असेंबल को इन कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।